अनुशाली हुबलीकर और मेरे चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं सिखाने जा रही हूँ मराठी सुलभ भारती इयत्ता 7वीं के बच्चों के लिए। तो प्रार्थना तो हमारी सीखकर हो गई है, इसका एक्सरसाइज भी मैंने तुम लोग को दिया हुआ है जो भी मेरे पास था। और आज मैं तुम लोग को फिर से एक बार एक्सप्लेन करने जा रही हूँ श्यामचे बंधु प्रेम। सेकेंड लेसन है ये मराठी का 7th स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए। ओके, तो श्यामचे बंधु प्रेम, श्याम एक लड़के का नाम है, बंधु यानी ब्रदर, प्रेम उसके भाई के प्रति उसका जो प्रेम है वो हम लोगों को इस लेसन में सीखने को मिलेगा। ओके, तो साने गुरुजी पांडुरंग सदाशिव साने। साने गुरुजी का नाम तो आपने सुना ही होगा, तो उनका पूरा नाम क्या है? पांडुरंग सदाशिव साने। 1899 जन्म, 1950 त्यांचा मृत्यू। साने गुरुजींनी कथा, कविता, कादंबऱ्या असे विपुल ललित लेखन तसेच वैचारिक लेखन केलेले आहे। श्यामची आई ये एक मूवी थी, मराठी मूवी भी थी ये, और बहुत ही फेमस हुई थी। अगर आप लोग इंटरनेट पे जाकर देखोगे ना ये मूवी तो आपको भी रोना आएगा, इतनी इमोशनल मूवी थी। ओके, धडपडणारी मुले, भारतीय संस्कृती, गोड गोष्टी, सुंदर पत्रे इत्यादी त्यांची पुस्तके प्रसिद्ध आहेत। श्यामची आई या पुस्तकातून हा पाठ घेतलेला आहे। तो अभी ये जो लेसन है ना, ये श्यामची आई इस बुक में से लिया हुआ है। श्यामच्या मनात आपल्या लहान भावंडांविषयी असलेला जिव्हाळा व प्रेम तसेच आईने मुलांना दिलेली शिकवण याचे हृदयस्पर्शी वर्णन प्रस्तुत पाठात आले आहे। श्याम जो लड़का था उसे उसके भाई बहन के प्रति बहुत ही ज़्यादा उसको प्यार था, जिव्हाड़ा मीन्स लगाव था, प्यार था। और माँ ने अपने बच्चों को जो कुछ भी सिखाया हुआ है इस लेसन में वो भी हमारे दिल को छू लेने वाला है। हार्ट टचिंग, हृदय स्पर्शी मीन्स हार्ट टचिंग है। ओके, तो चलो देखते हैं भाई श्यामचे बंधु प्रेम। मे महिन्याची सुट्टी संपून मी परत दापोलीस शिकावयास गेलो। अभी ये जो लड़का था श्याम, वो कहाँ सीखता था? दापोली में सीखता था। दापोली एक जगह का नाम है, तो वो वहाँ पर सीखने के लिए गया। मई महीने की छुट्टी में वो अपने माता पिता के साथ था, फिर छुट्टियां खत्म हो गई तो वो अपने दापोली में आगे पढ़ने के लिए गया। शाळा सुरू झाली, पावसाळाही सुरू झाला। जैसे कि भी आप लोगों की भी स्कूल शुरू होती है और रेनी सीजन भी स्टार्ट हो जाता है ना, तो उसी तरह से शाम के भी स्कूल भी शुरू थे और रेनी सीजन भी था। तप्त जमिनीला मेघ शांतवू लागले। अभी कैसे रेनी सीजन के पहले क्या होता है? समर होता है, क्या नहीं? तो समर में गर्मी के मारे पूरी ज़मीन तप गई रहती है ना, हॉट हो गई रहती है। और ऐसे गरम तपे हुए ज़मीन पर जब बारिश गिरती है, मेघ शांतवू लागले, मेघ यानी क्लाउड्स आए और अभी वो क्या कर रहे हैं? उस गरम हो गए हुए ज़मीन को शांत कर रहे हैं, ठंडा कर रहे हैं। तापलेल्या जमिनीवर पाणी पडे व कसा सुंदर वास उठे। अभी देखो भाई, जैसे ही बारिश की बूंदे उस गरम गरम ज़मीन पर गिरती है, पहली बारिश जब होती है और जब वह बूंदे गिरती है ज़मीन के ऊपर तो मिट्टी की खुशबू कैसे आती है? हाँ, कितनी अच्छी आती है ना मिट्टी की खुशबू। तो वही कहा है कि तेव्हा मातीचा एक रम्य सुंदर वास, इधर तापलेल्या जमिनीवर पाणी पडे व कसा सुंदर वास सुटे। वास यानी खुशबू, स्मेल आती है। नवीनच पाऊस जेव्हा सुरू होतो तेव्हा मातीचा एक रम्य वास सुटत असतो। गंधवती पृथ्वी या वचनाची त्यावेळेस आठवण येते। गंधवती पृथ्वी यानी खुशबूदार पृथ्वी, ओके, जिसमें बहुत ही सुगंध है, ऐसा अर्थ। वचनाची ये जो वर्ड है ये तभी हम लोगों को याद आते हैं, आठवण येते। फुलाफळांत जो रस, जो गंध असतो, एक प्रकारचा स्वाद असतो, तो पृथ्वीच्याच पोटातला। अभी हम लोग फ्रूट्स खाते हैं, फूल जो आते हैं उसमें की जो खुशबू होती है, फल जो आते हैं वो जब हम लोग खाते हैं तो उसमें का एक जो खुशबू रहती है ना जब खाएंगे हम लोग, तो जैसे आप लोगों ने एप्पल खाया तो एप्पल का एक स्मेल अलग होता है क्या नहीं? और जैसे अगर आप लोगों ने जैक फ्रूट खाया तो जैक फ्रूट की खुशबू अलग होती है, और फिर मैंगो आपने खाया तो मैंगो की खुशबू आती है। फ्लावर्स जो है उनमें भी अलग अलग खुशबू आती है। तो वो कहाँ से आती होगी इन लोगों को इतना टेस्ट, इतना फ्लेवर और इतनी अच्छी खुशबू? तो ये सब कहाँ से आता होगा उनमें? पृथ्वीच्याच पोटातला। क्यों? पृथ्वी के अर्थ में के ही पेट में से आता है सब कुछ। फ्रूट्स और फल को उसका टेस्ट
और उसका खुशबू, उसका स्मेल कहाँ से मिलता है उन्हें? अर्थ के पेट में से ही मिलता है। गंध यानी खुशबू। फिर घरून दापोलीस येताना यावेळेस मी एक निश्चय करून आलो होतो. अभी जब वह घर से निकले थे शाम, जब वो दापोली में गए पढ़ने के लिए, तभी उन्होंने मन में ही कुछ डिसाइड किया हुआ था, निश्चय किया, यानी कुछ तो डिसाइड किया था उन्होंने, कुछ तो डिसिजन लेकर ही वो दापोली में आए थे. सुट्टीत घरी असताना एके दिवशी लहान भाऊ नवीन सदऱ्यासाठी हट्ट धरून बसला होता. अभी वेकेशंस थे, शाम घर में थे, तभी उनका जो छोटा ब्रदर था, लहान भाऊ यानी छोटा भाई जो था, वो नए कपड़े के लिए तभी सदरा पहनते थे, तो उसके लिए वह जिद करने लगा था. ठीक है, हट्ट धरून बसला, यानी जिद पर अड़ गया था वो कि मुझे चाहिए बोले तो चाहिए ही, चाहिए बोले तो चाहिए. तुम लोग कैसे जिद करके लेते हैं ना हर चीज़ अपने मम्मी पापा से, मुझे वही बूट चाहिए, मुझे वो लाइट वाले ही बूट चाहिए, वरना मुझे बूट ही नहीं चाहिए, करते ना तुम लोग ऐसे ब्लैकमेल. तो उसी तरह से वो भी बेचारा था, वो भाई छोटा, वो भी जिद कर रहा था कि मुझे कुर्ता चाहिए बोले तो चाहिए ऐसा. त्यावेळेस त्याची समजूत घालताना आई म्हणाली, तभी वो छोटा था, अभी उसको समझाए तो कैसे समझाए ना, कन्विंस भी तो होना चाहिए ना वो. तभी उसको समझाते समय उसकी माँ ने क्या कहा था, आई म्हणाली, तुझे अण्णा दादा मोटे होतील. अभी अण्णा दादा यानी तेरे जो ब्रदर है, एल्डर ब्रदर, जब वो लोग बड़े हो जाएंगे, रोजगारी होतील, जब वो लोग पैसा कमाने लगेंगे, अर्निंग करने लगेंगे और उनको इनकम आने लगेगा, मग तुला 6 महिन्यांनी नवीन सदरा शिवतील. वो भी ऐसे नहीं बोला मम्मी ने कि ऑन द स्पॉट, उसके बाद आफ्टर 6 months दे विल बाय सदरा फॉर यू, या फिर वो लोग तेरे लिए सदरा सिलवाएंगे. ओके, तभी ऐसे कुछ रेडीमेड मिलते नहीं थे, सिलवाना पड़ता था, टेलर के पास जाके माप दे के सिलवा देते बाकायदा. रेडीमेड तभी मिलता नहीं था कुछ भी. और ये लोग ये बहुत पुअर फैमिली थी, बहुत यानी बहुत ही पुअर फैमिली थी ये शाम की. तो वो लोग एक कपड़ा भी नहीं खरीद सकते थे अपने लिए. तभी माँ ने उसको समझाने के लिए कहा कि जब तुम्हारे भाई बड़े हो जाएंगे, जब वो लोग नौकरी करेंगे, तब 6 महीने के बाद तुम्हारे लिए वह एक कुर्ता सिलवाएंगे. ओके, तो ऐसे माँ ने उसे कन्विंस किया था. आता नको हट्ट धरू, अभी तू जिद मत कर. मित्रांनो, माझ्या लहानपणी कपड्यांचे बंड फार माजले नव्हते. अभी जब मैं छोटा था तभी इतने ऐसे कपड़ों का ये नहीं था कि चाहिए ही, ऐसा कुछ नहीं था. आम्हाला कोट माहीतच नव्हता. अभी तभी कोट भी पहनते थे लोग, है ना, कुर्ता सदरा पहनने का, हाफ चड्डी पहन के कोट भी पहनते थे लोग. कित्येकदा सदरा ही वर्षा 2 वर्षांनी नवीन मिळावयाचा. तो जैसे कि मैंने तुम लोगों को कहा कि वो लोग बहुत ही गरीब थे, बहुत ही पुअर थे, तो उनको 1 साल या 2 साल में एक कपड़ा मिलता था सिल के. ठीक है, नया कपड़ा उनको सिल के मिलता था. थंडीच्या दिवसांत धोतर चौघडी करून गळ्याशी बांधून शाळेत जावयाचे. अभी वहाँ गांव में तो ठंडी बहुत ज़्यादा पड़ती है. अभी ठंडी के मौसम में उनके पास कंबल नहीं है, स्वेटर नहीं है, मफलर नहीं है, स्कार्फ नहीं है, तो वो क्या करते थे, धोती होती ना, धोती को ऐसे फोल्ड करके उसको गले में ऐसे लपेट के जाते थे ताकि ठंडी ना लगे. मफलर नव्हते, जॅकेटे नव्हती, गरम कोट नव्हते. तो बहुत पुअर थे, उनके पास ना मफलर था, ना उनके पास जैकेट था पहनने के लिए, और ना ही उनके पास गरम कोट यानी स्वेटर था पहनने के लिए. तो जो धोती होती थी उसको ही वो लोग गले में लपेट के जाते थे. माझ्या धाकट्या भावाचा सदरा फाटला होता. अभी उनका जो छोटा भाई था, उसका जो सदरा था ना, वो फट गया था, कुर्ता जो था वो फट गया था. आईने त्याला 2-3 गाबड्या लावल्या होत्या. गाबड्या मीन्स कपड़े उसको अटैच करके वो सीते हैं ना, वैसे. तो गाबड्या लावल्या होत्या. आपल्या भावास नवीन कपडा शिवून न्यावयाचा असे मी ठरवून आलो होतो. अभी जब शाम दापोली में आया तो उसने डिसाइड करके आया कि इस बार मैं मेरे भाई के लिए कपड़ा सिलाकर ही लेकर जाऊंगा, परंतु पैसे कोठून आणायचे. लेकिन सदरा सिलाने के लिए पैसों की ज़रूरत है, और ये तो है स्टूडेंट, ये तो पढ़ रहा है. तो उसने डिसाइड तो किया है कि मैं अपने भाई के लिए, छोटे भाई के लिए कपड़ा लेकर जाऊंगा सिलवा के, लेकिन पैसे कहाँ से आएंगे अभी कपड़े सिलवाने के लिए. माझे वडील कोर्ट कचेरीच्या कामास दापोलीस येत. अभी उनके जो पिताजी थे वो कोर्ट कचेरी के काम के लिए दापोली में आते थे. अभी उस ज़माने में कैसे ना पर्टिकुलर जगह पे कोर्ट्स हुआ करते थे, और विलेजेस में वगैरह कोर्ट्स नहीं होते थे, तो कोर्ट के काम के लिए उन्हें दापोली में जाना पड़ता था.
वडील दापोलीस आले म्हणजे आणा 2 आणे मला खाऊला म्हणून देऊन जायचे। अभी जब भी उनके पिताजी दापोली में आते थे कोर्ट के काम से, तो वो जाके श्याम से मिलते थे और शाम को भी पॉकेट मनी देते ना, 1 पैसा 2 पैसा वो देते थे कि तू तेरे लिए कुछ तो भी लेके खा लेना करके। खाऊच्या पैशांतील 1 पैसाही खाऊमध्ये न खर्चण्याचे मी ठरवले। अभी जब भी पिताजी आएंगे और मुझे पैसे देंगे कुछ भी खाने के लिए, तो वो पैसे मैं बिल्कुल भी खर्च नहीं करूँगा, उन्हें मैं जमा करूँगा, ऐसे श्याम ने डिसाइड किया। ज्येष्ठात आमची शाळा सुरू झाली। अभी मराठी महिना आहे ना, ज्येष्ठ, चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ, तो ज्येष्ठ महिन्यामध्ये आमची शाळा सुरू झाली। इसी तरह से ज्येष्ठात आमची शाळा सुरू झाली। गणेश चतुर्थीला 3 महीने होते। अभी गणेश चतुर्थी आता है ना तभी ही, तो उसके लिए 3 महीने थे। तेवढ्या महिन्यात या खाऊच्या पैशांचा रुपयाभर जमला असता। अभी मैं ये खाने के जो भी पैसे पापा देकर जाएंगे तो वो मैं जमा करूँगा, तो कितना 1 रुपया जमा होएगा 3 महीने में मुश्किल से। गणेश चतुर्थीस धाकट्या भावास कोट किंवा सदरा शिवून न्यावयाचा असे मी मनात निश्चित केले। तो भी इस बार जब गणपति में गांव में मैं जाऊंगा तो अपने छोटे भाई के लिए कोट या फिर सदरा सिलवा कर ले जाऊंगा, ऐसे उन्होंने डिसाइड किया, निश्चित किया। ध्येयावर डोळे होते। ध्येय मीन्स अभी एम क्या था उसका, भाई के लिए कपड़ा सिलाना है और वो लेकर जाना है। ध्येयावर डोळे होते। रोज पैसे मोजत होतो, हर रोज वो गिनते थे पैसे। हाँ, मेरे भाई के कपड़े के लिए ये जमा किए हुए पैसे। गणेश चतुर्थी जवळ येत चाली। अभी गणेश चतुर्थी जो थी वो नज़दीक आ रही थी। मजजवळ 1 रुपया 2 आने जमले होते। अभी पापा ने जो पॉकेट मनी दिया था उसमें से उनके पास 1 रुपीज़ एंड 2 पैसा 2 आने जमा हो गए थे। गौरी गणपतीला नवीन कपड़े करतात। अभी उनका ये था, वो एक रिवाज था गौरी गणपति के दिन नए कपड़े पहनने का। आपल्या गावातील मुलांना त्यांचे आईबाप नवीन कपड़े शिवतील। अभी जनरली गांव में के जो भी लोग हैं वो लोग अपने बच्चों के लिए गौरी गणपति के समय में नए कपड़े सिल कर देंगे, परंतु माझ्या भावास कौन शिवील? लेकिन मेरे भाई को कौन देगा कपड़ा सीकर? माझ्या भावाला मी शिवून देईन, तो मेरे भाई को कपड़ा सी के कौन देगा? तो मैं दूंगा, ऐसे उसने डिसाइड किया हुआ था। मी शिंप्याकडे गेलो। शिंपी यानी टेलर, जो कपड़े सीता है वो। मी शिंप्याकडे गेलो। माझ्या भावाच्या वयाचा एक मुलगा मी बरोबर घेऊन गेलो। अभी उसका छोटा भाई जितना था उतने ही एज का, उसी पर्सनालिटी का एक लड़के को लेके श्याम जो था वो टेलर के पास गया। त्याचा अंगाचा कोट शिवावयास मी सांगितले। ये जो लड़का है ना, इसके माप का ही कोट सी के देना, क्योंकि मेरा भाई ऐसा ही है। ऐसे उसने मेजरमेंट दिया और कोट सीने के लिए कहा। 2 वार कपड़े घेतले। अभी कोट सीने के लिए कपड़ा भी खरीदना पड़ेगा है क्या नहीं, तो उसके लिए 2 वार कपड़ा भी लिया उसने। अर्धा वार अस्तर घेतले। कोट के अंदर जो डालते हैं अस्तर, वो आधा वार लिया उसने। कोट तैयार झाला और इस तरह से कोट सिलके तैयार हो गया। जवळच्या पैशांत सारा खर्च भागला और इस तरह से जो भी पैसे उसने जमा किए हुए थे उतने में ही कोट भी सिलके हो गया था। तो कोट हातात घेतला तेव्हा माझे डोळे अश्रूंनी न्हाले होते। तो जैसे ही छोटे भाई का कोट धुल के उसके सिल के उसके हाथ में आ गया तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। आंसू आए तो कैसे आंसू आ गए? खुशी के आंसू। नहीं, मेरे भाई के लिए मैंने जो डिसाइड किया था वो मैं पूरा कर रहा हूँ। मैं कोट लेकर जाऊँगा तो वो इमेजिन कर रहा था कि वो कितना खुश हो जाएगा। ऐसे क्यों? क्योंकि वो लोग बहुत ही गरीब थे और उसके भाई के पास कपड़े नहीं थे पहनने के लिए, और माँ सिल सिल के उसको कपड़े दे रही थी, तो इसके लिए उसको बहुत बुरा लग रहा था। तो वो बहुत खुश हो गया कि चलो अभी मैं ये कोट लेके अपने भाई के पास जाऊंगा। तो माझे डोळे अश्रूंनी न्हाले होते। तो मेरी आंखें जो थी वो आंसुओं से, पूरे टीयर्स से भीग गई मेरी आंखें। मी घरी जाण्यास निघालो। अभी कोट भी सिल के हो गया। अभी गणपति के समय में घर पे भी जाने का था, तो अभी श्याम जो था वो अपने घर जाने के लिए निकला। मी ज्यांच्याकडे राहिलो होतो ते म्हणाले, अभी वो जहाँ पर रहता था पेइंग गेस्ट के तौर पर, क्योंकि वो शहर में रहता था ना दापोली में पढ़ाई करने के लिए, और उसके माँ बाप जो थे वो गांव में रहते थे। तो वो जिनके घर में एज अ पेइंग गेस्ट रहता था तो उन्होंने उससे क्या कहा, पावसा पाण्याचा जाऊ नकोस, अभी रेनी सीजन है और इस सीजन में तू अभी कहीं पर भी मत जा, नदी नाल्यांना पूर आले असतील। अभी जिस रूट से वो जाने वाला है ना, वहाँ पर नदी तालाब आएंगे, नाले आएंगे, तो उसमें सब बाढ़ आ गया होगा बारिश के मौसम में। पिसईचा पर्या
सोंडेघरचा पर्या यांना उतार नसेल. पिसईचा पर्या, ये जो जगह है वहाँ पे जो पानी होगा ना वो पूरा भरा हुआ रहेगा. पानी में उफान आया होगा, वो नीचे अभी तक उतरा नहीं होगा. सोंडेघरचा पर्या यांना उतार नसेल. मराठी में उसको दूसरा शब्द ओढा भी बोलते हैं. तो पिसईचा पर्या आणि सोंडेघरचा पर्या यांना उतार नसेल. तो इसमें पूरा पानी भर के बह रहा होगा. आमचे ऐक, हमारी बात मान ले, ऐसे करके वो उसको कन्विंस कर रहे थे. अभी देखो वो तो है छोटा लड़का है ना, और वो जो घर में जो थे वो बड़े लोग थे, तो उन्होंने उसको समझाने की कोशिश की कि बाबा अभी पूरा पानी भर गया होगा, नदी तालाब सब बह गए होंगे, बाढ़ आ गया होगा उसमें, और ऐसी सिचुएशन में तू अभी कहीं पर भी मत जा. ऐसे उन लोगों ने शाम को समझाने की कोशिश की. आमचे ऐक, जरा हमारी बात मान ले. ऐसे कोणाचे ऐकले नाही, लेकिन श्याम ने किसी का भी नहीं सुना. हृदयात प्रेम पूर आला होता, तो नदी नाल्यास थोडीच भीक घालणार. हृदयात प्रेम पूर आला होता, यानी वो जो अपने छोटे भाई के लिए उसने कोट सिलाया हुआ था ना, तो वो कोट मैं कभी एक बार मेरे भाई को देता हूँ और मैं उसके चेहरे पे खुशी देखूँ. ये जो मन में उसके आया था ना बात, हृदयात प्रेम पूर आला होता, अपने छोटे भाई के प्रति का जो प्यार है, उसके बाढ़ के सामने ये नदी नालों का जो बाढ़ है वो कुछ भी नहीं है. मैं उन्हें भीख नहीं डालता हूँ, ऐसा बोलते हैं ना, मैं उन्हें केयर ही नहीं करता, मैं उनको बॉदर ही नहीं करता हूँ, ऐसे वो बोल रहा है. तो वो बोल रहा है कि हृदयात प्रेम पूर आला होता, मेरे मन में प्यार का पूर था, प्यार का बाढ़ आया हुआ था. नवीन कोट बांधून घेऊन मी निघालो. अभी वो जो नया कोट था उसने बांधा उसको और वो वहाँ से निकला. पंख असते तर एकदम उड़ून गेलो असतो. तो उसको इतनी जल्दी लगी हुई थी ना घर में पहुँचने की, कि उसको ऐसे लग रहा था कि अगर पंख होते ना मेरे पास तो मैं उड़ के जल्दी ही पहुँच गया होता, फटक से पहुँच गया होता है ना. चालण्याचे श्रमच वाटत नव्हते, लेकिन उसको जाने का इतना ये था कि उसको ऐसे नहीं लग रहा था कि मैं कब से चल रहा हूँ, कितना देर हो गया मैं चल रहा हूँ, तो उसको ऐसे लग नहीं रहा था. उसको ऐसे नहीं लग रहा था कि मेहनत, श्रम यानी मेहनत, चालण्याचे श्रमच वाटत नव्हते, तो मुझे कुछ तकलीफ ही नहीं हो रही थी, मैं चल रहा हूँ इतना देर से करके. सुख स्वप्नात दंग होतो, तो वो जो सपने देख रहा था जाने के और भाई को कोट देने के, उसी में वो पूरी तरह से खो गया था. आईला किती आनंद होईल. अभी सबसे पहले दिमाग में ख्याल आया माँ का. जब मैं भाई के लिए कोट लेकर जाऊंगा तो माँ को कितनी खुशी होगी, या कल्पनेत मी होतो, मैं यही सोच रहा था. एक नाणेटी माझ्या पायाजवळून उडी मारून गेली. अभी नाणेटी क्या होता है? नाणेटी म्हणून एक सापाचा प्रकार आहे, स्नेक. अभी जब बारिश वगैरह गिरती है तो जब वो जो सब स्नेक, फ्रॉग, कीड़े पतंगे सब बाहर आते हैं ना, जो भी मिट्टी में रहते हैं वो, तो वो बाहर आया था. तो नाणेटी एक क्या है? स्नेक का एक जात है वो. ओके, सापाचा प्रकार आहे. तिचा हिरवा रंग असतो. कौन से रंग का होता है वो? ग्रीन कलर का होता है. नाणेटी उड्या मारत जाते, मला जरा भीती वाटली. उस स्नेक को देखते ही उसको थोड़ा सा उसको डर लग गया कि अरे बाप रे सांप, ऐसे जपून चालू लागलो. अभी वो अलर्ट हो गया, अभी वो बहुत ही केयरफुली चलने लगा. पिसईचा पर्या दुतडी मारून वाहत होता. तो जैसे कि वो लोगों ने उसको बताया था कि बहुत पानी भर गया होगा, ओवरफ्लो हो गया होगा और बहता होगा वो करके, तो वैसा ही सीन उसने वहाँ पर देखा. त्याच्या पाण्याला ओढ फार, तो बहुत ज़्यादा और स्पीड में वो चल रहा था, और उसके पानी को क्या होता है, खिंचाव बहुत ज़्यादा होता है. काय करायचे, अभी क्या करने का, पानी तो भर के बह रहा है. आईचे नाव घेतले व शिरलो पाण्यात. अभी वो माँ को बहुत मानता था, तो उसने क्या किया, माँ का नाम लिया और वो सीधा पानी के अंदर चला गया. हातात काठी होती, सपोर्ट के लिए एक लकड़ी भी लिया हुआ था उसने हाथ में. पुढे काठी टाकायची व मग पाऊल टाकायची. फिर उसने क्या डिसाइड किया, पहले आगे लकड़ी काठी टाकायची, मीन्स आगे कुछ गड्ढा तो नहीं है ना, पत्थर तो नहीं है ना, वो एक अंदाज़ा लेते हैं ना लकड़ी से दबा दबा के, तो उसने क्या किया वैसे ही किया. उसने भी आगे पहले लकड़ी लगा के देखता था आगे बराबर है ना, सही रास्ता, फिर वो वहाँ पे पैर रख के फिर आगे जाता था. ऐसे वो कर रहा था. मी वाहून जाण्याच्या बेतात होतो. पानी का इतना फोर्स था ना, तो ऐसे लग रहा था कि अभी वो पानी के साथ बह जाएगा. परंतु कसा बसा बाहर आलो. देखो उसका विल पावर बहुत स्ट्रांग था ना, बहुत मुश्किल से वह उस बहाव में से बाहर आया. इतर नदी नाल्यांना प्रेमाने भेटावयास जाणारा तो नाला, तो मला कसा पुरविल. अभी वो जो नाला था, अभी उसने क्या इमेजिन किया देखो, वो भी बहुत ही प्यार से नदी और नदी नाल्यांना प्रेमाने भेटावया जाणारा तो नाला.
अभी वो जाके किससे मिलेगा, नदी और नाले को जाके मिलेगा, ये जो पानी का बहाव है जिसमें से श्याम आया है ना। तो वो क्या बोल रहा है कि वो खुद इतना प्रेम से जा रहा है मिलने के लिए, तो मैं इतने प्रेम से मेरे भाई से मिलने के लिए जा रहा हूँ, तो फिर वो मुझे क्यों डुबाएगा, है ना। तो ऐसे वो बोला, वो मुझे किस तरह से डुबाएगा, क्योंकि वो भी प्यार के मारे जा रहा है मिलने के लिए और मैं भी प्यार के मारे मेरे भाई से मिलने के लिए जा रहा हूँ। मी माझ्या भावास भेटावयास जात होतो, मैं मेरे ब्रदर से मिलने जा रहा था। त्या नाल्या इतकाच उत्सुक होतो, मैं भी उतना ही एक्साइटेड था जितना वो नाला, नदी और नाले से मिलने के लिए एक्साइटेड था। धावपळ करीत होतो, भागम भाग में कर रहा था, चल रहा था स्पीड में, ताकि मैं जल्दी से जल्दी पहुंच जाऊं। त्या नाल्याप्रमाणेच मी ही हृदय भरून घेऊन जात होतो, जिस तरह से वो नाला बहते हुए नदी नाले से मिलने जा रहा था, उसी तरह से मैं भी अपने दिल में प्यार भर के मेरे भाई के प्रति लेकर जा रहा था। रस्त्यातील खडी वर आली होती, खडी यानी छोटे छोटे बारीक पत्थर होते हैं ना, वो ऊपर आते हैं। अभी जब बारिश गिरता है तो ऊपर की जो मिट्टी होती है सॉफ्ट, वो बाजू में हो जाती है और वो बीच में जो खड़ी होती है, पत्थर होते हैं, वो लगते हैं पैर में। सुयांसारखे दगड पायांना खुपत होते, उसमें की मिट्टी, उसके ऊपर की मिट्टी निकल गई थी और वो जो खड़ी थी, वो पत्थर जो थे वो सुई के जैसा उसके पैर में चुभ रहे थे नीचे। ओके, परंतु माझे तिकडे लक्ष नव्हते, लेकिन उसका वहाँ पर ध्यान ही नहीं था कि उसके पैरों में वो पत्थर जो है वो चुभ रहे हैं। सुई सारखे में, सुयान सारखे में इसके जैसा निडल होता है ना कपड़े सीने का, वैसे उसके पैर में वो चुभ रहे थे पत्थर, लेकिन उसका वहाँ पर ध्यान ही नहीं था। अंधार होण्यापूर्वीच घरी जाण्याची धडपड चालली होती। अंधेरा होने के पहले कुछ भी करके घर में पहुंच जाओ, इसी उसकी धड़पड़ चल रही थी। वो ट्राई कर रहा था जल्दी पहुंचने की घर में, परंतु वाटेतच अंधार पडला। लेकिन बैड लक, आधे रास्ते में ही अंधेरा हो गया। कड़ाड़ कड़ाड़ आवाज गरजत होते, अभी कड़ाड़ कड़ाड़ आवाज गरजत होते मीन्स क्या हो रहा था, थंडर हो रहा था, बिजली चमक रही थी, वीजा चमचम करत होत्या, यानी बिजली चमक रही थी और बादलों के गरजने की जोर जोर से आवाजें आ रही थी। थंडर हो रहा था, लाइटनिंग हो रही थी, खळखळ पाणी वाहत होते, बारिश भी हो रही थी, पानी भी बह रही थी। त्या पंचमहाभूतांच्या नाचातून मी चाललो होतो। पंचमहाभूत क्या है, पंचमहाभूत में पानी, जल, अग्नि, वायु, है ना। ऊपर वो लाइटनिंग हो रही थी, वो अग्नि थी, तेज हवाएं बह रही थी, वो वायु था, और पृथ्वी यानी धरती, जमीन, आकाश, और जल, वायु, अग्नि, धरती, आकाश। आई एम राइट, ओके। तो इन सारों के बीच में से वह चल रहा था, उन्हें पंचमहाभूत कहते हैं, साइंस में हो गया है तुम लोग को। शेवटी एकदाचा आम्ही घरी आलो, आखिरकार वो घर में कैसे बैसे करके पहुंच गया। ओला चिंब होऊन गेलो होतो, पूरी तरह से भीगा हुआ था वो, ओला चिंब यानी कंप्लीटली भीगा हुआ था। आई, मी बाहेरून हाक मारली, अभी जाते ही उसने सबसे पहले किसे आवाज लगाई, अपनी माँ को, आई करके। हवेत फार गारठा आलेला होता, गारठा यानी बहुत ठंडी हवाएं चल रही थी। वडील संध्या करत होते व ते आईने शेगडीत निखारे शेकण्यासाठी दिले होते। वडील संध्या करत होते, संध्या यानी पूजा कर रहे थे शाम की, व आई ने शेगडीत निखारे शेकण्यासाठी दिले होते। शेगड़ी में वो निखारे यानी कोयला गरम करके, निखारे गरम करते ना, लाल लाल हो जाते, उसको निखारे कहते हैं, तर शेकण्यासाठी दिले होते। अण्णा आला, आई, अण्णा, धाकट्या भावाने दार उघडले, दोघे लहान भाऊ भेटले। अभी जैसे ही भाई आया तो अण्णा आला, आई, अण्णा, ऐसे बोलते बोलते वो दोनों भाई लोग दौड़ के उसके पास गए। इतक्या पावसातून श्याम कशाला आलास, सारा भिजलास ना, आई विचारू लागली। इतनी बारिश में तू क्यों आने गया श्याम, देख पूरी तरह से तू भीग गया है। सोंडेघरच्या पर्याला पाणी नव्हते का रे, वडिलांनी विचारले। अभी सोंडेघर का जो ओढ़ा है वो तो इतनी बारिश में पूरी तरह से बहता रहता है, तो क्या वहाँ पर पानी भरा हुआ नहीं था क्या, ऐसे ही सवाल उसके पिताजी ने श्याम से पूछा। हो, परंतु मी आलो कसा तरी, मी म्हटले, हाँ नहीं था, पानी भरा हुआ था, लेकिन मैं कैसे बैसे करके वहां से आ गया। त्या दिवशी एक बाई वाहून गेली हो त्यातून,
वडील म्हणाले, उस दिन एक औरत उस पानी में बह गई थी, ऐसे उसके पिताजी ने कहा. बरे ते कपडे काढ, कढत पाण्याने आंघोळ कर, आई म्हणाली. अभी माँ ने क्या कहा, सबसे पहले वो जो भीगे हुए कपड़े हैं उसको निकाल दे और कड़त यानी गरम गरम पानी से क्या कर ले, नहा ले, आंघोळ कर यानी बात कर ले. आई म्हणाली. मी अंघोळीस गेलो और वो नहाने के लिए गया. धाकट्या भावाने माझे लहान से गाठोडे सोडले. अभी भाई आया है इतने दूर से, तो छोटे भाई को एक्साइटमेंट, तो उसने क्या किया, उसका जो गठड़ी था कपड़े का उसको उसने खोला. लहान मुलांना सवयच असते, छोटे बच्चों को आदत भी होती है ना. अभी तुम लोग के भी घर में अंकल आंटी कोई आता है, तुम लोग की नियर डियर, या फिर इवन पापा ही आते हैं शाम को, तो तुम लोग जाके देखते हैं ना बैग में क्या लेकर आए हैं पापा, आज हमारे लिए चॉकलेट लाए हैं, क्या क्या लेके आए हैं, देखते हैं क्या नहीं तुम लोग. तो उसी तरह से वो भी छोटे भाई थे, तो उन लोगों ने भी जाकर देखा. त्यांना वाटत असते की काहीतरी आपल्यासाठी आणलेले असेल. उन लोगों को हमेशा ऐसे लगते रहता है कि हमारे लिए कुछ तो भी उन्होंने लाया ही होगा. परंतु मी माझ्या भावंडांस काय आणणार, कोणता खाऊ आणणार. लेकिन मैं क्या लेके आऊँगा ना उन लोगों के लिए, क्या लेकर जाऊँगा मैं, कोणता खाऊ आणणार. खाने के लिए भी मैं उन लोगों के लिए क्या लेकर जा सकता हूँ. कोणते खेळणे आणणार, कौन सा खिलौना मैं उन लोगों को लेकर जाके दूँ. कोणते रंगीत चित्रांचे पुस्तक देणार, कौन सा मैं ड्राइंग बुक उन लोग को लेकर जाकर दूँ. मी गरीब होतो, मैं बहुत ही पुअर था, परंतु माझ्या भावास त्या गाठोड्यात काहीतरी सापडले. अभी शाम को इस बात का गिल्ट भी है कि मैं इतना पुअर हूँ. मैं जब दापोली से जाता हूँ, मेरे भाई एक्साइटेड होके खोल के देखते हैं मेरी गठरी, लेकिन मेरी गठरी में से उन बच्चों को कुछ भी नहीं मिलता है. तो इस बात का भी उसे बहुत बुरा लगता है. मैं नहीं लेकर जा सकता हूँ उन लोगों के लिए कुछ भी, क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं है, मैं बहुत गरीब हूँ. ये बात, इस बात का उसे बहुत बुरा लगता है. लेकिन उसके भाई को इस बार गठड़ी में से कुछ तो मिला था. त्यात कोट सापडला. उसमें क्या मिला, उसको कोट मिला, नवीन कोट. तो कोट नव्हता, ते हृदय होते, ते प्रेम होते. तो क्या बोल रहे हैं, वो छोटा भाई था, जैसे उसने देखा वो कोट, नवीन कोट, उसने देखा नया कोट. श्याम क्या कहता है, वो सिर्फ एक कोट नहीं था, वो मेरा हार्ट था, बोलता है वो मेरा वो प्यार था जो मेरे भाइयों के प्रति, मेरे भाई के प्रति था. तो वो सिर्फ एक कोट नहीं था, ते प्रेम होते, ती आईची फलद्रूप झालेली शिकवण होती. तो जो माँ ने हम लोगों को बचपन से संस्कार दिए हुए थे ना, तो ये उसका ही रिजल्ट था कि मुझे ऐसे लगा कि मेरे भाई को मुझे कोट लाके देना चाहिए, वो फटा हुआ कुर्ता नहीं पहनना चाहता है. तो ये जो माँ ने बचपन से उनमें जो संस्कार डाले हुए थे, अच्छाई की सीख उन्हें दी हुई थी, वही उनके काम आ रही थी. अण्णा, हा लहानसा कोट कोणाचा, हा नवीन कोट कोणाला रे. धाकटा भाऊ कोट घेऊन माझ्याजवळ येऊन विचारू लागला. अभी छोटा भाई कोट लेके गया, उसने पूछा किसके लिए लेकर आए हैं ये नया वाला कोट. और तभी कैसे है ना, भाई को अन्ना दादा ऐसे बुलाते थे, ऐसे नाम से कभी भी आवाज़ नहीं लगाते. ठीक है, तो अगर आप लोग भी अपने भाई लोगों को, दीदी लोगों को नाम से बुलाते होंगे तो बहुत बुरी बात है ये. अपने बड़े भाइयों को रिस्पेक्ट से ही बुलाना चाहिए. दीदी बोलो, दादा बोलो, अन्ना बोलो, हर जो भी तुम लोग बोलते हैं वैसे. ठीक है, तो बुलाना चाहिए, रिस्पेक्ट देकर ही बुलाना चाहिए. ओके. धाकटा भाऊ कोट घेऊन माझ्याजवळ येऊन विचारू लागला. माझ्याजवळ याने मेरे पास आके पूछने लगा. मग सांगेन, घरात जा घेऊन. मी म्हटले बाद में बताऊंगा, तू वो कोट लेके घर में जा. आई, हा बघ कोट, हा काही अण्णाच्या अंगाचा नाही, हा मला आणलाय. होय आई. तो अभी उसने क्या देखा, माँ को बताया. उसने, देख मम्मी ये कोट, तो ये तो इतना छोटा सा कोट है, वो तो अन्ना को तो आएगा नहीं, तो ये मेरे लिए ही लाया है ना माँ, मेरे लिए ही लाया है ना ये कोट. ऐसे धाकटा भाऊ आईला विचारू लागला. तो जो छोटा भाई था वो अपनी माँ को पूछने लगा कि इसने मेरे लिए ही लाया है ना ये कोट. आईने कोडे धोतर दिले. मी चुलीजवळ शेकत बसलो. अभी उसको माँ ने सूखा हुआ धोती दिया, और फिर वो जो चूल मीन्स क्या होता है मालूम है, एक मिट्टी का ऐसे ये रहता है. एक मिनट मैं बताती हूँ. ये है ना, वो लोग है ना क्या करते हैं ना, इस तरह से मिट्टी से है ना, ये देखो ऐसे मिट्टी से बनाते हैं इसको. ऐसे है ना, मिट्टी से बनाते हैं इसको. ठीक है, और फिर ऐसे ऊपर ये रहते हैं, 3 गोल रहते हैं, मिट्टी से ही बनता है ये. ठीक है, और फिर यहाँ पर लकड़ी डालते हैं फायर करने के लिए. वो जैसे फायर हाउस होता है ना वैसे,
तो लकड़ी डाल के इसमें आग जलाते हैं और फिर उन लोगों का खाना पीना भी सब है ना इसी के ऊपर बनाते हैं वो लोग, ठीक है। इसमें फायर जलाते हैं और इसमें लकड़ी डालते रहते हैं, फिर उसमें वो खाना बनाते हैं, ठीक है। तो इसी के सामने वो बैठ के सेक लेने लगा था श्याम। आई म्हणाली, श्याम हा कोणाचा कोट? अभी माँ ने पूछा, भाई ये कोट किसका है? मोरू जोशांकडे का रे द्यावयाचा आहे? कापातल्या मुक्याने पाठविला असेल, वडील म्हणाले। अभी देखो ये जो बच्चे लोग होते हैं ना, कुछ गांव के लोग रहते हैं तो कुछ सामान लाना ले जाना होता है तो वो लोग एक दूसरे को देते हैं, क्या नहीं अभी तू जा रहा है तो भाई ये तू लेके जा। तो ऐसे मोरू जोशी नाम का जो इंसान है उसे देना है क्या ये कोट? कापातल्या मुक्याने पाठविला असेल, तो ये जो भी मुक्या ऐसे ही नाम बोलते थे गांव में, श्याम्या, रम्या, मुक्या, ठीक है। तो ऐसे कापातल्या मुक्याने पाठविला असेल, वडील म्हणाले। तो उसने भेजा होगा, उसके घर पे जाके देने का है क्या करके। नाही, हा मी पुरुषोत्तमसाठी शिवून आणला आहे, मी म्हटले। अभी श्याम ने क्या कहा कि नहीं, ये मैंने पुरुषोत्तम के लिए सिल कर लाया हूँ। तो ध्यान रखना भाई, उसके भाई का नाम क्या था? पुरुषोत्तम था। पैसे रे कुठले? कोणाचे कर्ज काढलेस का फीचे दवडलेस? वडिलांनी विचारले। पैसे रे कुठले? कहाँ से पैसे आए तुम्हारे पास? कोणाचे कर्ज काढलेस? किसके पास से कर्जे लिए तूने? कर्जा लिया पैसा कोट लेने के लिए? का फीचे दवडलेस, या फिर फी को जो पैसे दिए थे तुझे भरने के लिए उसी को इसमें खर्च कर दिया क्या तूने? ऐसे वडिलांनी विचारले। ऐसे सवाल उनको पिताजी ने पूछा। कोणाच्या पैशांना हात तर नाही ना लावलास? आईने कातर स्वरात विचारले। अभी माँ ने थोड़ा कड़क लैंग्वेज में पूछा, किसी के पैसों को तो हाथ नहीं लगाया है ना तूने? इसका मतलब किसी के पैसे तो नहीं लिए है ना तूने? ऐसे माँ ने थोड़ा उसको कड़क आवाज में पूछा। आई, मी कर्ज काढले नाही, चोरलेही नाहीत, फीचेही खर्चिले नाहीत, मी म्हटले। अभी वो आंसर दे रहा है अपने मम्मी पापा को कि मैंने कर्जा भी नहीं निकाला है, मैंने चोरी भी नहीं की है और ना ही मैंने फी के दिए हुए पैसे इसमें डाले हैं, मी म्हटले। मग उधार का शिवून आणलास श्याम? वडिलांनी विचारले। तो फिर तूने ऐसे उधार बोलते ना, अभी सिल के दे दो पैसे बाद में देता हूँ, ऐसे सिल कर लाया है क्या श्याम? इसके पापा ने पूछा। भाऊ, तुम्ही मला खाऊला आणा 2 आणे देत असा ते मी जमविले। आप मुझे खाने के लिए जो पैसे देते थे उन्हें मैंने जमा किया। गेल्या 2-3 महीन्यांचे सारे जमविले। आप जब आए मुझे दिया, मैंने सारे पैसे जमा किए, त्यातून हा कोट शिवून आणला, उसमें से ही यह कोट सिलकर लाया हूँ। आई म्हणत असे, तुझे अण्णा दादा मोठे होतील मग पुरुषोत्तमला नवीन शिवतील कोट। मी मनात ठरविले होते की येताना त्याच्यासाठी नवीन कोट आणावयाचा। तो देखो उसका एक माँ की बात के ऊपर उसका कितना ध्यान था कि माँ ने कहा तुम्हारे भाई बड़े हो जाएंगे फिर वो तुम्हारे लिए कोट सिलवाएंगे। तो मैंने तभी ही डिसाइड किया था कि मैं ठरविले होते, तभी मैंने डिसाइड किया था कि इस बार मैं उसके लिए कोट लेकर ही जाऊंगा। पुरुषोत्तम, बघ तुला होतो का? मी म्हटले। जैसे बोला, पहन के देख, हो रहा है क्या तुझे करके? अण्णा, हा बघ छान होतो आणि आतलाही खिसा, आता माझी पेन्सिल हरवणार नाही। आई बघ, पुरुषोत्तम आईला दाखवू लागला। अभी नया कोट देख के भाई बहुत खुश हो गया, है ना। अभी जैसे तुम लोग को नए कपड़े लेते हैं तो तुम लोग कितने खुश हो जाते हैं क्या नहीं? कभी एक बार मैं पहन के देखूँ ऐसे होता है तुम लोग को। तो उसी तरह से उसका जो छोटा भाई था वो बहुत खुश हो गया और फिर उसने बोला, अरे खिसा भी है तो फिर मैं खिसे में पेंसिल भी रख सकता हूँ, इरेजर भी रख सकता हूँ, फिर मेरी चीज़ें नहीं खोएगी। ऐसे सब वो बोल बोल के दिखाने लगा सब बात। मी सांगितलेली हकीकत ऐकून आईला गहीवर आला मीन्स दिल भर आया। उसकी माँ को रोना आ रहा था, दिल भर गया उसकी माँ का। ती म्हणाली, श्याम तू वयाने मोठा नाहीस, उम्र जो है तेरी बहुत छोटी है, एज इतना कुछ तेरा बड़ा नहीं है। पैशाने मोठा नाहीस, ना तेरे पास पैसे ही है, पैसे से भी तू बड़ा नहीं है, अमीर नहीं है। शिकून मोठा नाहीस, ना तो तू अभी तक उतना एजुकेशन हुआ है तेरा, तो तू अभी तक तेरी पढ़ाई भी उतनी नहीं हुई है, परंतु मनाने मोठा आजच झालास हो, लेकिन बाय हार्ट तू आज ही बहुत बड़ा हो गया है। ऐसे उसकी माँ ने उसे कहा। हेच प्रेम बाळांनो पुढे ही ठेवा और इसी तरह आपस में तुम्हारा जो प्यार है ये आगे भी ऐसे ही कायम रखना।
या प्रेमावर कोणाची दृष्टी नको पडायला. बोलते हैं ना किसी की नजर ना लगे मेरे बच्चों पे, तो ऐसे ही वो माँ बोले की या प्रेमावर कोणाची दृष्टी नको पडायला. वडिलांनीही माझ्या पाठीवरून हात फिरवला. उनके पिताजी थे, उन्होंने भी प्यार से श्याम के पीठ के ऊपर से हाथ घुमाया. ते बोलले नाहीत, उन्होंने एक शब्द भी नहीं कहा. त्या हाथ फिरवण्यात सारे बोलने होते. तो जो उन्होंने मेरे पीठ के ऊपर से हाथ घुमाया था ना, उसी में उनकी सारी फीलिंग्स जो थी ना, जो उन्होंने बताई नहीं, लेकिन उससे मुझे रियलाइज हो रही थी कि वो क्या फील कर रहे हैं अंदर से. साऱ्या स्मृती होत्या. सारी क्या थी? स्मृति यानी यादें, आठवणी, ये सारी यादें थी. ओके, तो देखो भाई कितना अच्छा लेसन था. और ये रहा श्याम, ये उसका भाई जो कोट पहन के बहुत खुश हो गया है, और ये उसकी माँ है ना. बहुत अच्छी थी ना ये कहानी, तो मुझे तो बहुत पसंद आती है. और ये मूवी आप लोग देखना, श्यामची आई, बहुत ही अच्छी मूवी है. ठीक है, बहुत पुरानी है लेकिन बहुत कुछ सीखने जैसा है इसमें. ठीक है, और कभी भी आपस में प्यार होना ना बहुत ज़रूरी होता है बच्चों. ठीक है, तो यही सीख इन्होंने हम लोगों को इसमें से दी है. ओके, तो इसके क्वेश्चन एंड आंसर्स मैं अपलोड करती हूँ अगली वीडियो में. आप लोग तब तक अच्छे से समझ लेना ये लेसन, पढ़ना. ठीक है, पढ़ोगे नहीं तो आगे नहीं बढ़ोगे तुम लोग. तो इसके लिए रीडिंग तुम्हें आना ही चाहिए, और स्पेशली मैं रीड करके ओनली रीडिंग डालने वाली हूँ आप लोगों के लिए. तो प्ले लिस्ट में जाना, रीडिंग विद शालिनी हुबलीकर में, और आप लोगों को इसकी सारी रीडिंग मिल जाएगी. ओके, अभी शुरुआत किया है मैंने, तो मुझे थोड़ा समय देना, नहीं तो फिर कमेंट्स करने शुरू कर दोगे किधर है किधर है किधर है. और एक बात, आप लोगों को स्पेशली कोई ऐसा सब्जेक्ट, कोई लेसन हार जा रहा है पढ़ने के लिए, तो आप लोग मुझे कमेंट में बता देना, तो मैं आप लोग को पढ़ के दे दूंगी वो. ठीक है, ओके. और सारे लेसन्स के क्वेश्चन एंड आंसर्स ऑलरेडी अपलोडेड है. ओके, तो जाना, ढूंढना है आपको, और लिखना है, समझना है. जब तक लेसन का एक्सप्लेनेशन नहीं देखोगे तब तक क्वेश्चन एंड आंसर सॉल्व नहीं करने हैं तुम लोगों को. ठीक है, तो चलो मिलते हैं बहुत जल्दी ही अगली वीडियो में. तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड बाय बाय.